बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने देखा था उसमें कुछ कमियां थी, उसके लिए ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लाई गई। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1929 में बैदे ने प्रस्तुत की, जिसको 1950 में लागू किया गया। और आखिर इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लाना क्यों पड़ा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कुछ कमियां थी वो कैसे दूर हुई इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में? ये सिद्धांत विभिन्न संरचनाओं की तुलनात्मक ऊर्जाओं की व्याख्या नहीं करता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली धातु से बना जो कॉम्प्लेक्स होता है वो चतुष्फलकीय होगा या समतलीय, इसकी ये सिद्धांत व्याख्या नहीं करता। ये सिद्धांत संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम एवं रंग की व्याख्या नहीं करता। ये सिद्धांत एक ही धातु से बने विभिन्न कॉम्प्लेक्स, विभिन्न उपसंयोजन यौगिकों के अणु की ज्यामिति की प्रभावकारी व्याख्या नहीं करता। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हमें डी ऑर्बिटल को समझना होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ डी ऑर्बिटल से रिलेटेड हो रही है। अगर आप भूल गए हों तो एक बार याद दिला दें कि डी ऑर्बिटल की आकृति कैसे होती है। देखिए, जैसे हम लोग डी ऑर्बिटल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5 बॉक्स बनाते हैं। ये डी उपकोष है, डी सब सेल है ये, और डी सबसेल में ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है। ये 5 डी ऑर्बिटल हैं और इनको सटा के क्यों बनाया गया है एकदम? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? बराबर है। तो इन ऑर्बिटल्स के नाम क्या हैं? आप जानते हैं कि ये ऑर्बिटल अगर हम इनका शेप बनाएं देख रहे हैं कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये इनकी एनर्जी सेम होती है। और आप ये भी जानते हैं कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। जैसे आप इसको भरते हैं तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसकी पेयरिंग करते हैं। तो हर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इन सब की एनर्जी, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी यानी इनकी एनर्जी इनके बराबर है, इनकी एनर्जी, तो इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और इसके लिए हम हिंदी में अपभ्रंश शब्द इस्तेमाल करते हैं। अपभ्रंश यानी ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल ये डीजेनरेट होते हैं, अपभ्रंश होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। और ये जो डी ऑर्बिटल हैं, जैसे आप जानते हैं कि किसी एटम में ये कोष हैं, सब सेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है हर डी ऑर्बिटल में है, तो ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? आपस में बराबर है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम अपभ्रंश ऑर्बिटल या डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर कोई एटम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कोबाल्ट की, ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो क्या होता है? तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 7 27। आप देख रहे हैं कि इसमें थर्ड सेल में जो 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल हैं, उनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। तो कोबाल्ट, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये है CONH3 6 Cl3। अब ये एक कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल एटम है। तो कोबाल्ट का एटम अगर बिल्कुल गैसियस स्टेट में है, बिल्कुल किसी से कनेक्टेड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, तो उसमें इस तरह से जो डी में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ऑर्बिटल जो होंगे वो डीजेनरेट होंगे और उनकी एनर्जी आपस में क्या होगी?
बराबर होगी। लेकिन जब कोबाल्ट यहाँ जैसे अमोनिया से लिंक हो गया, आपने पिछली थ्योरी में क्या देखा था कि कोबाल्ट से जो 6 अमोनिया हैं ये इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए, ये अमोनिया जो है दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक पेयर डोनेट कर रहा है और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं इस तरीके से, और इस पर 3+ चार्ज है जो कि यहाँ 3Cl- से बैलेंस है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सहसंयोजक उप सहसंयोजन यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें उप सहसंयोजक बंध हैं। लेकिन ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी तरह से डिनाई करती है, नकारती है, कि कहती है इस कंपाउंड में ये उप सहसंयोजक बंध नहीं होते। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी कहती है कि इसमें उप सहसंयोजक बंध होते हैं। लेकिन इस थ्योरी में आप देखेंगे कि कोबाल्ट और अमोनिया के बीच जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को नहीं मान्यता देती है थ्योरी। तो कोबाल्ट और अमोनिया के बीच होता क्या है फिर, कैसे ये बॉन्ड होता है, कैसे हम कोबाल्ट और अमोनिया और इन सबको मिक्स करके कैसे जो है ये कंपाउंड बनाते हैं, इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है ये कॉम्प्लेक्स है। इसको कॉम्प्लेक्स कहती है, संकुल यौगिक कहती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहती है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि ये जो लिगैंड है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो यहाँ पर इसको सराउंड करने वाले ग्रुप हैं, अमोनिया जैसे यहाँ इस केस में है, ये क्या है, लिगैंड है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये लिगैंड है, टोटल 6 लिगैंड हैं जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे इसको। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि जैसे कोबाल्ट का ये एटम है और कोबाल्ट के एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए मान लिया 6 अमोनिया अप्रोच कर रहे हैं। तो 6 अमोनिया, सपोज़ हमने एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा, ये अमोनिया हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये अणु कोबाल्ट की तरफ आ रहे हैं, ये बॉन्डिंग करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ये बॉन्ड नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि आ रहे हैं कोबाल्ट की तरफ बॉन्डिंग करने। तो पहली चीज़ तो सब में क्या है, लोन पेयर है, ये लिगैंड है, इनमें लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो ये एक तरफ से तो सब नहीं आ सकते, और आएंगे भी क्यों कोबाल्ट की तरफ। ये थ्योरी कहती है कि कोबाल्ट की तरफ आएंगे भी क्यों, कोबाल्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, या कोबाल्ट का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अट्रैक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, ये कहता है कि जो सेंट्रल एटम है और जो लिगैंड हैं, ये जो धातु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है और लिगैंड हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस मीन्स जैसे अब कोबाल्ट आयन बहुत छोटा होता है तो उसको मान लो कि एक पॉजिटिव जैसे चार्ज होता है छोटा सा, उस तरह का मान लो, और ये सब निगेटिव चार्ज हैं क्योंकि इन पे इलेक्ट्रॉन है लोन। तो कोबाल्ट के सराउंडिंग में, जैसे कोबाल्ट ये है, कोबाल्ट के सराउंडिंग में एक फील्ड होती है, पॉजिटिव फील्ड होती है। और जो ये अमोनिया है, ये जो चारों तरफ से आ रहे हैं, इनकी एक निगेटिव फील्ड है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, तो पॉजिटिव आयन का अपना विद्युत क्षेत्र है, निगेटिव आयन का या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युक्त एटम का या ग्रुप का अपना क्षेत्र है। तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और पॉजिटिव निगेटिव का जो अट्रैक्शन होता है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि इसके अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण। तो यहाँ पर जो आकर्षण हो रहा है ये कैसा है, पूर्णतः स्थिर वैद्युत आकर्षण है। आप
जैसे NaCl की बात आप करते हैं, ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन, तो सोडियम और क्लोराइड आपस में बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण है, वहाँ कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, वहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं है, देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये यहाँ भी ये स्थिर वैद्युत आकर्षण की बात करती है थ्योरी कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच जो अट्रैक्शन है वो टोटली क्या है? स्थिर वैद्युत आकर्षण है। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण से लिगेंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लिगेंड सब एक ही साइड से नहीं आते हैं, वो आपस में रिपेल होके डिफरेंट डायरेक्शन से आते हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शन क्या हो सकते हैं कि उनके बीच आपस में रिपल्सन कम हो जाए? भाई अगर दो अमोनिया बिल्कुल बगल बगल आएंगे तो इनके बीच आपस में यहाँ पर रिपल्सन होगा, तो और अगर इधर से दूर चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या होता है? कौन सी डायरेक्शन से आते हैं तो उनमें आपस में रिपल्सन कम होता है। तो इसको देखिए, जैसे यहाँ पर एक हम डायग्राम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय आकृति है। इसमें 8 फेसेस हैं, 8 फेसेस हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। तो इसमें जो मेटल है यानी सेंट्रल एटम है वो से कोबाल्ट यहाँ पर है, सपोज कोबाल्ट यहाँ पर है, कोबाल्ट आयन यहाँ पर है, सेंटर में है, और जो लिगेंड आ रहे हैं जैसे यहाँ पर अमोनिया है, ये इन 6 डायरेक्शन से आ रहे हैं। जैसे एक ऊपर से, एक यहाँ नीचे से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। जैसे ऑक्टाहेड्रल के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर मानो उस डायरेक्शन से अमोनिया आ रहे हैं, तो अमोनिया इधर से आ रहा है, अमोनिया इधर से आ रहा है, अमोनिया इधर से, अमोनिया इधर से, अमोनिया नीचे से, अमोनिया ऊपर से। तो आप देख रहे हैं कि हर अमोनिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जैसे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यानी ये 4 दिशाएं जो हॉरिजॉन्टल पे हैं, यानी 4 दिशाओं से ये आ रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो कोबाल्ट का भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था और उसमें आपने देखा था कि लास्ट में जैसे कोबाल्ट आयन है, कोबाल्ट का 27 होता है और मैंने लिखा था लास्ट में क्या था, 4s2 3d7 था। यहाँ पर 18 2 20 7 27, तो ये 3d7 है, लेकिन इस पे कोबाल्ट पे क्या है, 3+ चार्ज है। तो हम आउटर से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो पहले 2 इसमें से कम होंगे और फिर एक इसमें से 3d6 रह जाएगा। तो हम 4s0 हटा देते हैं, 3d6 लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट आयन का, जिसमें 3d6 है, यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी d सबसे आउटर में पड़ रहा है। तो जब भी अमोनिया, ये जो येलो कलर से मैंने डायरेक्ट अप्रोच बनाया है, ये लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल आयन की तरफ, और अप्रोच करेंगे तो कोबाल्ट का जो आयन है, यानी उसका जो भाई कोबाल्ट आयन है, एक कण है, उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर सब सेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले 3d से सामना होगा क्योंकि सबसे आउटर में है, 4s तो 0 हो गया। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d के जो ऑर्बिटल हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं और अमोनिया के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, भाई हर अमोनिया के पास एक एक लोन पेयर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया के लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो ये सेंट्रल एटम है, जैसे इस केस में मैंने कोबाल्ट लिया है, कोबाल्ट आयन लिया है, उसमें जो d के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच रिपल्सन होगा। और उस रिपल्सन में चूँकि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, d ऑर्बिटलों में है, और d ऑर्बिटल कैसा होता है, अभी मैंने बताया डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट मतलब अपभ्रंश होता है, यानी इन 5 ऑर्बिटल की, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ इसे,
1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। अब अगर ये मान लिया dxy है, dyz है, dxz है, dx2y2 है और dz2 है, तो यहाँ पर ये जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब अमोनिया यानी लिगेंड के साथ उसका रिपल्सन होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होने पर वो दूर हटेंगे, और दूर हटेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे तो शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, या कह सकते हैं कि अगर शेप नहीं डिस्टर्ब होगा तो इसमें जो है कुछ ऑर्बिटल कम एनर्जी पे चले जाएंगे और कुछ ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी पे। तो यहाँ पर ये थ्योरी यही कहती है। अब एक बार सारे पॉइंट को सीरियल से देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में इस थ्योरी ने क्या कहा कि जो सेंट्रल एटम है और जो लिगेंड है, जब ये एक दूसरे की तरफ क्यों अप्रोच करते हैं, क्यों बॉन्डिंग करना चाहते हैं? क्योंकि उनके बीच जो आकर्षण है वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर वैद्युत है। क्योंकि ये धनावेशित आयन है, या इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है, वो इन लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं है। फिर कह रहा है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा, लिगेंड के जो लोन पेयर होते हैं उसके द्वारा डी ऑर्बिटल की अपभ्रष्टता भंग हो जाती है। यहाँ अपभ्रष्टता और अपभ्रंशता दोनों इस प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन है, उसके जो डी ऑर्बिटल हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो उनकी एनर्जी सेम है डी ऑर्बिटलों की, वो जो अपभ्रष्टता है वो भंग हो जाती है। तो यहाँ जो अपभ्रष्टता भंग हो जाती है मतलब स्प्लिटिंग हो जाती है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड यानी जो ये पूरा ये ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय क्रिस्टल बनेगा, इसमें जो ये पॉजिटिव और निगेटिव का जो ये क्षेत्र है, धनात्मक क्षेत्र और ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र है, उसके मध्य जो इंटरेक्शन हो रहा है ये, तो यहाँ जो स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग यानी इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो विपाटन हो रहा है डी ऑर्बिटलों में, तो वही कह रहा है कि अपभ्रष्टता भंग हो जाती तथा विद्युत क्षेत्र विपाटन हो जाता है, यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग अभी देखते हैं हम डायग्राम से। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है, चलो पहले देख लेते हैं स्प्लिटिंग। तो अभी मैं यहाँ पर जो हमने सारा कंसंट्रेशन जो है अष्टफलकीय संकर यौगिक पर दिया है, अभी हम चतुष्फलकीय की बात नहीं कर रहे हैं। चतुष्फलकीय में क्या है? लिगेंड 4 होंगे। जैसे मान लिया हमने लिखा कि ZnH2O4, ये हमने लिखा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिगेंड 4 हैं, तो 6 डायरेक्शन से तो नहीं आ सकते, तो यहाँ 4 डायरेक्शन से आएंगे। लेकिन मैं भी अष्टफलकीय की बात कर रहा था, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा था, जिसमें 6 लिगेंड थे या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने थे, तो वो 6 डायरेक्शन से अप्रोच हो रहा था। तो अभी हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, चतुष्फलकीय को मिटा देते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पर एक एनर्जी लेवल बनाते हैं, यहाँ हम कोबाल्ट आयन की बात कर लें, तो कोबाल्ट आयन में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 7 27, लेकिन इसमें 3 प्लस है इसलिए 2 इसमें कम हो गए, 1 इसमें कम हो गए, तो ये 0 हो गया। और 4s को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि 4s 0 है, तो ये क्या है? K सेल है, ये क्या है? L है, और ये क्या है? M है। तो ये जो आउटर सेल है इसमें 3s है, 3p है, 3d है, और आगे की तरफ एनर्जी क्या हो रही है? ऊर्जा बढ़ती है। आप जानते हैं कि जो ऑफ-बाउ रूल है उसके अकॉर्डिंग आगे की तरफ एनर्जी बढ़ती है। तो 3p से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 3d की है। तो अगर एनर्जी लेवल पे हम दिखाएं तो हम दिखाएंगे 1s
2s 2p 3s 3p और ऐसे 3d ऐसे दिखाएंगे। फिर हम 1s को कैसे दिखाते हैं, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ y एक्सिस पे जो है ऊर्जा एनर्जी बढ़ रही है। तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 6 24 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भर देते हैं हम टोटल इलेक्ट्रॉन जितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे y एक्सिस पर ऊर्जा है, तो इस लाइन पे, जैसे ये जो लाइन है इस पर जितने ऑर्बिटल हैं उन सब की एनर्जी क्या है, सेम है। देखिए जैसे 3p का जो ऑर्बिटल है नीचे है और ये ऊपर है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इनकी आपस में सेम है। तो एनर्जी लेवल पर तो हमारा फोकस किस पर रहेगा, 3d पर रहेगा। हम ये जो भरे हुए ऑर्बिटल है इन पर हमारा फोकस नहीं है, इसलिए हम इतना ही डायग्राम में बनाएंगे और इसको ही समझना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3d6 जो है, जैसे इन जनरल हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कोबाल्ट की ही बात हो, इसलिए हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं लेते हैं। अभी हम एम्प्टी ऑर्बिटल लेते हैं और फिर से इसको बनाते हैं। तो जैसे ये है 1 2 3 4 5, ये जो है सपोज़ d ऑर्बिटल है और मैंने बताया कि ये d ऑर्बिटल किसके हैं, सेंट्रल एटम के हैं, सेंट्रल मेटल आयन के हैं। और ये डी जनरेट है, डी जनरेट है। और डी जनरेट मतलब क्या होता है, मैंने बताया क्या है, अपभ्रंश है या फिर अपभ्रष्ट, जो भी कहो। तो इनकी एनर्जी लेवल पे भी मान लो यहाँ पर है। जैसे ही लिगैंड अप्रोच करते हैं, जैसे ही लिगैंड इनकी तरफ बढ़ते हैं 6 दिशाओं से या 4 दिशाओं से, तो होता क्या है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैंने इलेक्ट्रॉन भरे नहीं हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, और जो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच रिपल्सन होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। तो उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होगा तो वहाँ पर एक टेंशन होगा, तनाव होगा, तो उस तनाव का कुछ रिजल्ट भी तो आना चाहिए। तनाव कब तक रहेगा, तो तनाव के कारण क्या होता है कि इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इनको थोड़ा हम हायर लेवल पे दिखाते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ गई, एक्साइटेड हो गए ये। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इन जो डी ऑर्बिटल हैं, ये भी डी ऑर्बिटल हैं, ये भी सब डी ऑर्बिटल हैं, और यहाँ भी डी जनरेट हैं। अभी डिजेनरेसी समाप्त नहीं हुई है, बस यहाँ पर ये क्या हुए हैं, थोड़े एक्साइटेड हुए हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ गई है। लेकिन टेंशन होगा, स्लाइटली एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद क्या होता है, सडनली स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी इसमें जो 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 5 हैं। तो क्या इनमें ये पांचों ऑर्बिटल एक जैसे हैं शेप में? तो जो भी हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाया था उसको फिर से बनाता हूँ कि ये डायग्राम मैं डायरेक्शन को समझने के लिए बना रहा हूँ कि सपोज़ यहाँ पर सेंट्रल एटम है और लिगैंड इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से एक लिगैंड इस दिशा से आ रहा है, एक लिगैंड इस दिशा से आ रहा है, एक लिगैंड इस दिशा से आ रहा है, एक लिगैंड ऊपर से आ रहा है और एक लिगैंड नीचे से आ रहा है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि
जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं, जो कि जैसे मैंने नाम इनका बताया था, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है। तो जैसे ये एक्स है और ये जेड है और ये ऑर्बिटल है। तो जैसे जो पहला ऑर्बिटल है, पहले ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसके जो लोब हैं यानी इलेक्ट्रॉन जिन लोब्स में हैं वो एक्सिस पर नहीं है। देख रहे हैं, एक्सिस पर नहीं है। तो एक्सिस पर ना होने की वजह से ये एक्सिस से बाहर है। लेकिन जो जैसे एक और ऑर्बिटल बताया था कि ये एक्स है और ये वाई है और इनके जो है ये एक्सिस पर हैं, तो इसको हम dx2y2 कहते हैं, इसके एक्सिस पर हैं। और एक और, तो इसमें से 2 के लोब जो है एक्सिस पर है। जैसे एक dz2 भी बताया था अभी कि एक्सिस पर है, तो 2 के ये मान लिया dx2y2 है और ये dz2 है। तो इसमें 2 ऐसे हैं ये जिनके जिन ऑर्बिटलों के, ये तो बॉक्स जो है ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ये क्वांटम बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल शेप तो ऐसे होता है। तो x2y2 और dz2 ये 2 ऑर्बिटल के लोब जो है एक्सिस पर होते हैं। जैसे ये एक्सिस पर है और उसको ही बना देते हैं, ये dz2 है, ये z है, ये x है, तो इस पे भी देखो एक्सिस पर है। तो चूंकि लिगेंड यहाँ देखो, जैसे मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो आप मान लीजिए चूंकि x y z एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये लिगेंड जो आ रहे हैं 6 डायरेक्शन से, ये मान लीजिए कि एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। जैसे एक x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा है, एक निगेटिव से, एक y के पॉजिटिव निगेटिव से, और 2 इसी तरह z के निगेटिव पॉजिटिव, टोटल 6 लिगेंड आ रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं। तो जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, यानी जो ऐसे ऑर्बिटल जिनके इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर हैं, उनको ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा और इन तीनों को कम मिलेगा, क्योंकि इनके लोब कहाँ हैं, बीच में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इन तीनों को कम रिपल्सन मिलता है, इन दोनों को ज़्यादा रिपल्सन मिलता है। तो उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो विपाटन कैसे होता है? इन 2 की एनर्जी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे ये बढ़ गई, और इन 3 की घट जाती है। तो ये हुई इन 3 की एनर्जी, यहाँ पर बनाते हैं। तो ये 3 जो, इन तीनों के नाम क्या हैं? एक है dxy, एक है dyz और एक है dxz। तीनों की एनर्जी आपस में सेम रह गई, क्योंकि इनके लोब एक्सिस पर नहीं थे और इनके लोब एक्सिस पे थे, इनके इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर थे और एक्सिस की तरफ से ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लिगेंड आ रहे थे। तो रिपल्सन हुआ, इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं कि 3 ऑर्बिटल कम एनर्जी पे आ गए, 2 ऑर्बिटल ज़्यादा पे आ गए। तो इसको एक नाम दिया गया है, इसको, इन तीनों के सेट को नाम दिया गया है T2G सेट, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, और इसको नाम दिया गया है EG। G थोड़ा छोटा है E से, ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म्स हैं T2G और EG। तो आप याद रखिए कि ये जो सेट हैं दोनों, इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया। ये जो ऊर्जा का अंतर है, ये जो डिफरेंस है डेल्टा, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ऊर्जा, क्योंकि ये y एक्सिस पे यहाँ पर जो लाइन है, ये जो मैंने बताई थी, ये ऊर्जा की लाइन है, इधर ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि T2G सेट और EG सेट में जो है एनर्जी का डिफरेंस आ गया, और इसमें हम O भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ। O मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। चूँकि जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था कि CONH3 6, सपोज़ ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल आयन है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अष्टफलकीय है। इसका कोबाल्ट जो है, मानो अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल के सेंटर में है और लिगेंड जो है 6 कॉर्नर्स पर हैं, कुछ इस तरह की ज्योमेट्री इसकी होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स में
100% ये बनने के पहले, यानी जब लिगैंड कोबाल्ट के नज़दीक नहीं आया था, जब कोबाल्ट सेपरेट था, गैसेस स्टेट में था, तो उसमें बिल्कुल डीजेनरेसी थी, बिल्कुल डीजेनरेट थे, उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही लिगैंड आकर के उससे बॉन्डिंग किया, तुरंत जो है उसके डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ख़त्म हो गई और स्प्लिटिंग हो गई और ईजी सेट और T2G सेट अलग अलग हो गए। अब ये जो डेल्टा O है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल है इसलिए डेल्टा O है। अगर टेट्राहेड्रल होता, जैसे 4 ही लिगैंड होते, तो उसको हम डेल्टा T नाम देते हैं। ये जो डेल्टा O है, ये जो एनर्जी है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, CFSE, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये अगर जैसे मान लिया लिगैंड, भाई स्प्लिटिंग हुई क्यों? आपने देखा कि स्प्लिटिंग होने की वजह क्या थी? लिगैंड का अप्रोच करना, सेंट्रल एटम की तरफ लिगैंड के अप्रोच करने से ये स्प्लिटिंग हुई। तो अब अगर लिगैंड के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसके इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण जो उसका विद्युत क्षेत्र है, और जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका जो विद्युत क्षेत्र है, हर एग्जाम्पल में सेम तो नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है सब में अलग अलग होगी। तो ज्यामिति, उसकी जो ज्योमेट्री है, यानी जो लिगैंड का विद्युत क्षेत्र और सेंट्रल मेटल आयन का जो विद्युत क्षेत्र है, वो डिफरेंस वो सब केस में अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग होगा। इसलिए ये जो डेल्टा O की जो वैल्यू है, ये भी क्या होगी, सब में अलग अलग होगी। तो अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें, जैसे इसकी जो एनर्जी है, यानी ये जो लाइन है, इसकी अगर बात करें, इस लाइन, जैसे इसकी एनर्जी इतनी है, तो ये कितना इससे ऊपर है? तो ये अगर टोटल एनर्जी इसकी डेल्टा O है, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O है, तो ये 0.6 डेल्टा O होता है। और ये कितना होता है? ये होता है 0.4 डेल्टा O होता है। यानी पूरे का जोड़ेंगे तो पूरा डेल्टा O ही आएगा। 0.6 और 0.4 कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये पूरा अगर 1 है, तो ये उसका जो है, अगर 1 में पूरे 10 भाग करें तो ये उसका पूरा 6 भाग ऊपर है और 4 भाग नीचे है। एनर्जी डिफरेंस को हम देखें तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में रहते हैं, अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसे अभी कोबाल्ट आयन की बात कर रहे थे, तो कोबाल्ट आयन में लास्ट में कितने थे? 3d6 थे। तो 3d6 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ हम भर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये d6 हो गया। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? कोबाल्ट आयन का। तो यहाँ भी कितने होंगे? यहाँ भी होंगे 1 2 3 4 5 6। अब जब स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ 1 2 3, चौथा कहाँ लिखें? ऊपर लिखें या नीचे लिखें? तो अब जैसे इसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो चौथा अगर वहाँ तक जा पाएगा, उसकी एनर्जी उतनी होगी, तब तो इसमें रहेगा। पाँचवा अगर वहाँ तक जा पाएगा तो उसमें रहेगा। छठा तो पेयरिंग करेगा। तो यहाँ भी जैसे जब हम ऑर्बिटल्स को लिखते हैं एनर्जी के ऑर्डर में और इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आप जानते हैं कि हुंड का रूल फॉलो किया जाता है। जैसे इसमें पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, तो किसके रूल के अकॉर्डिंग भरे? हुंड के रूल के। तो इसमें हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, लेकिन हुंड का रूल भी कहता है कि आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। अब इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि सब में एक एक भरिए। तो ये जो डेल्टा O है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी ये ईजी सेट ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जा पाते, और नहीं जा पाते तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहीं रह गए तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, देख रहे हैं कि आप इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड,
तो अनपेयर्ड नहीं है तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे इसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होंगे, जो हेक्सामीन कोबाल्ट आयन है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके अंदर कोई चुंबकीय लक्षण नहीं होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने फोर्स्ड पेयरिंग की बात की थी, लेकिन ये थ्योरी फोर्स्ड पेयरिंग की बात नहीं कर रही, ये कह रही कि लिगैंड और सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आयन के बीच जो भी इंटरेक्शन होता है, जब वो अप्रोच करते हैं तो उनके जो ये दो सेट बन जाते हैं, इनका एनर्जी डिफरेंस डिपेंड करता है, उनके विद्युत क्षेत्रों पे डिपेंड करता है, उनकी ज्यामिति पे डिपेंड करता है। और फिर अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे। अब अगर 3d7 होता, इसमें सपोज 3d7 होता तो क्या होता, तब तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता ही, तो उसमें जो है चुंबकीय लक्षण आ जाते हैं। क्योंकि चुंबकीय लक्षण पैरामैग्नेटिक होने के लिए, अनुचुंबकीय होने के लिए क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो है, तो उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, यानी अनुचुंबकीय कहते हैं। लेकिन अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। तो ये डाईमैग्नेटिक है, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिक्लेयर कर रही है कि ये डाईमैग्नेटिक है। इसके चुंबकीय गुण को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से व्याख्या कर रही है डेल्टा ओ के बेस पे। और इसने जो है पूरी लिगैंड्स की एक, जैसे इस केस में अमोनिया अप्रोच कर रहे हैं, तो इसने जो है ये नीचे आप देख रहे हैं, ये पूरा लिगैंड का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, पूरा जो ये पूरी सीरीज़ है, इसमें तीव्रता के आधार पर है, यानी इसका डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप देख रहे हैं अमोनिया, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें अमोनिया भी अच्छा खासा प्रबल है, तो यहाँ डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर, अगर अमोनिया की जगह यहाँ पर सपोज़ क्लोराइड होता, मान लो ये होता, तो क्या होता, तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती और फिर ये जो एनर्जी डिफरेंस है, जैसे इसमें 3 आए थे तो चौथा इसमें जाता, पांचवा इसमें जाता, छठा इसमें जाता। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेक्सा क्लोरो कोबाल्ट आयन है, उस केस में ये जो Cl है ये दुर्बल है, और दुर्बल की स्थिति में, यानी जितने भी ये देख रहे हैं आप हेलोजन वाले, हैलाइड आयन वाले लिगैंड हैं, उनमें दुर्बल होने की वजह से यहाँ पर जो डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, ये डेल्टा ओ के वैल्यू के आधार पे जो है लिगैंड की स्ट्रेंथ डिसाइड की गई है। तो डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा पाएंगे, और अगर नहीं जा पाएंगे तो नीचे ही रहेंगे। तो इस केस में COCl6 के केस में या फिर COF6 के केस में क्या होता है, इसके केस में इलेक्ट्रॉन वहाँ तक चले जाते हैं और ये जो है पैरामैग्नेटिक होता है, यानी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर जैसे इस तरह के कॉम्प्लेक्स पर अगर लाइट पड़ती है, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका सॉल्यूशन ले लें या इसको सॉलिड फॉर्म में देखें, तो इस पर जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, तो जब लाइट पड़ती है तो इसके जो एटम्स होते हैं, सेंट्रल एटम यानी कोबाल्ट के जो ये T2G सेट और EG सेट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही एनर्जी मिलती है नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश है जाने की। जैसे अगर ऊपर पूरा भरे होते, जैसे अगर इनको एनर्जी दी जाए T2G सेट के इलेक्ट्रॉनों को, तो इसमें से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और जैसे एनर्जी कम होगी कहाँ जाएंगे, नीचे। तो जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो जैसे ही नीचे आएंगे एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से कलर की होगी, वही उसका कलर डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा या कलर्ड होगा, इसको भी ये थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। तो ये थ्योरी एक तो चुंबकीय गुणों की बहुत अच्छे से व्याख्या कर रही है कि कौन चुंबकीय होगा कौन नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये जो डी
ट्रांजिशन हो रहा है, इसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर करता है। अब जैसे मान लिया अगर D10 हो, मान लिया यहाँ पर D10 हो, पूरे D भरे हुए हों, तो यहाँ पे क्या होंगे, D10 होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, D6 होगा। यहाँ पर क्या होगा, D4 होगा, यानी पूरा भरा है। अब अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा पाएंगे, नहीं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है ये रंग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज़ यहाँ पर ये है ZnH2O6, सपोज़ ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जो है जिंक पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, H2O पर तो कुछ होता नहीं, तो ये जो 2+ चार्ज है किसका है, जिंक का है। अब जिंक आयन पर 2+ चार्ज है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, इसका 30 होता है और यहाँ 4s2 3d10 होता है, लेकिन इसमें 2+ है तो ये 0 हो जाएगा, तो 3d10 ही रहेगा, मतलब ये 3d10 होगा। तो जिंक आयन में 3d10 है, यानी जिंक का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसमें 3d10 है, यानी पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ भी भरे हैं, यहाँ भी भरे हैं, यहाँ भी भरे हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि ये जो हेक्सा जिंक आयन है ये कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि ये कलरलेस होगा। क्यों, क्योंकि पूरा भरे हुए हैं, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। तो अब ये 2+ यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो इसकी जगह मान लिया हमने Cl2 लगा दिया या यहाँ पर सल्फेट लगा दिया, जो भी चीज़ लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड है जो पहले आयन बनाया था और ये कंपाउंड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि सारी घटनाएं जो डी संक्रमण की घटना है, डी ट्रांजिशन की, वो किस में हो रही है, यहाँ। तो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग थ्योरी है वो रंगों की व्याख्या करती है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कलर्स कैसे आते हैं, कलर्ड क्यों होते हैं वो सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड फॉर्म में। जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उपसहसंयोजन यौगिक हैं, वो कलर्ड क्यों होते हैं इसकी व्याख्या करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहीं पर फेल होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कई सारी कमियां थी और उसने केवल ये बताया था कि जो प्रबल लिगेंड होते हैं उसमें फोर्स्ड पेयरिंग होती है और इनमें फोर्स्ड पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन वो जो है अगर दो कंपाउंड अगर लिए जाएं थोड़े नज़दीक के जो इसमें लिगेंड हैं उनको लेकर के, तो वहाँ पर कंपैरिजन करने में वो थ्योरी फेल होती है। जबकि यहाँ जो है ये डेल्टा O के बेस पर ये डिसाइड कर लेती है कि इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, T2g में रहेंगे कि Eg में रहेंगे, और उसके बाद ही ये भी डिसाइड हो जाता है कि ये जो है मैग्नेटिक होगा कि नॉन मैग्नेटिक होगा। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये मैंने बताया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को। अब यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी डेल्टा O द्वारा T2g तथा Eg ऑर्बिटल सेटों का निर्माण होता है। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, जिनमें हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया। अब ये थ्योरी एक बार जो है इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करके हम टेट्राहेड्रल के लिए जो है एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या होता है। कि जैसे मान लिया टेट्राहेड्रल कंपाउंड है तो क्या होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ लिखता हूँ चतुष्फलकीय संकर यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कैसे हम अनुप्रयोग करेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जैसे फॉर एग्जांपल ये है CuNH3 मान लिया ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ये 4 है, लिगेंड 4 है, तो ये टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल, अब जैसे आपने टेट्राहेड्रल नाम सुना होगा, जैसे कहते हैं मेथेन का जो शेप है मॉलिक्यूल का वो कैसा होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में जैसे आप एक ट्रायंगल है बेस और यहाँ यानी इस तरह का एक ट्रायंगुलर पिरामिड है और इसके पिरामिड के बीचों बीच में यहाँ पर सेंट्रल मेटल है और लिगेंड कहाँ पर है, यहाँ पर है।
तो अब लिगैंड जो है उसी सेंटर से कनेक्टेड है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप, और या फिर अगर 4 लिगैंड हैं तो एक और स्थिति हो सकती है, क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में जैसे ये मेटल है और ये लिगैंड है, तो बिल्कुल जो है स्क्वायर के कोनों पर रहते हैं। तो ये जो है स्थिति रहती है, यानी इस डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर है और टेट्राहेड्रल मैंने बताया। तो यहाँ टेट्राहेड्रल के केस में होता क्या है, अब जैसे इसको हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कॉपर है। तो इसका मतलब ये d ऑर्बिटल किसके हैं, कॉपर के हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कॉपर का क्या होता है, 29 होता है। तो Ar और 4s2, 3d कितना हो गया, 18, तो 20 और 9 29 ये होता है। लेकिन इसमें क्या 1 रह जाता है और इसमें 10 हो जाता है ऐसा। तो ये कॉपर का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, या ऑफ बाउ रूल को फॉलो नहीं करता है कॉपर का केस। अब अगर इस पे 2+ चार्ज हैं तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। किस पे कम करो, 1, इस पे कम करो, तो कितने रह गए, 3d9। तो यहाँ पर हम 3d9 के हिसाब से फिर देखेंगे और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस ये होते हैं कि पहली चीज़ तो इसमें 4 ही लिगैंड हैं, और 4 लिगैंड जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल एटम की तरफ, या जैसे मान लिया हम ये केस ना ही लें, कोई सा भी एक जनरल केस ले लें, तो जनरल केस में जैसे ये मेटल है और लिगैंड इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो 4 लिगैंड अगर अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ, तो वो एक्सिस से नहीं करेंगे। जैसे XYZ जो एक्सिस है उससे नहीं करेंगे, तो उससे नहीं करेंगे तो एक्सिस पे कौन नहीं है, D के ये 3 ऑर्बिटल। तो अब की उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 4 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ एक्सिस से हट के। क्योंकि अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में, यानी कोई अगर पॉइंट है, यानी कोई अगर सेंट्रल एटम है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके 360 डिग्री यानी चारों तरफ से हम 4 लिगैंड को लाएं 4 डायरेक्शन से, और चारों लिगैंड एक दूसरे से इक्वल एंगल पे आ रहे हों, तो क्या होगा, तो होगा ये कि वो स्प्लिटिंग होगी वहाँ पर, जिसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हटा दे रहा हूँ अभी, और इसमें जो है ये उल्टा हो जाएगा, और इसमें ये सेट ऊपर चला जाएगा और ये सेट नीचे आ जाएगा, यानी ये T2G सेट ऊपर चला गया और EG सेट नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई, यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है, ये क्या है, डेल्टा T कहलाता है। और यहाँ पर जो ये दोनों का अलग अलग, यानी एक की एनर्जी लोअर हो गई, एक की एनर्जी हायर हो गई, जैसे उस केस में था। तो अब की इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, जैसे हुड के रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, EG में, और फिर किस में जाएंगे, फिर T2G में जाएंगे। तो अगर मान लिया जैसे D4 है सपोज़, तो D4 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा, और फिर यहाँ पर 1 2 थर्ड कहाँ रहेगा, थर्ड। अब फिर वही बात आ गई कि अगर डेल्टा T की वैल्यू कम है तो थर्ड यहाँ जाएगा, फोर्थ यहाँ जाएगा। तो ये जो है रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अदरवाइज़ ये इसी में रहेगा, तो इसमें रहेगा, तो यहाँ पर ये एम्प्टी रहेगा। तो ये डेल्टा T डिसाइड करता है कि ये मैग्नेटिक होगा कि नॉन मैग्नेटिक होगा, और ये डेल्टा T की वैल्यू जो है ये उनके विद्युत क्षेत्र से, उनकी ज्योमेट्री से डिसाइड होती है कि उनकी ज्योमेट्री जो है कैसी होगी। अब यहाँ इस केस में ऊपर यहाँ ये जो डिफरेंस है 0.4 होगा, और नीचे वाला क्या होगा, 0.6 होगा डेल्टा T। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो डेल्टा O है इसको हम 10 dQ
से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे डेल्टा O हो चाहे डेल्टा, तो ये 10 DQ है। तो अगर DQ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इस तरह से 4 DQ हो जाएगा और ये 6 DQ हो जाएगा। इसी तरह अष्टफलकीय वाले केस में भी हम जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर टोटल ऐड करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसकी वैल्यू ही ये डिसाइड करती है कि यहाँ पर जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है, जैसे जो प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे ये प्रबल लिगेंड है इधर वाले, तो प्रबल लिगेंड है तो इन केस में, इसके केस में जो वैल्यू है डेल्टा T की या डेल्टा O की ये ज़्यादा है। और इस केस में यहाँ पर इधर वाले केस में जो है ये लो स्पिन होगा। लो स्पिन का मतलब है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। जैसे अब नीचे ही हैं तो पेयर्ड हो गए, तो अब वो नॉन मैग्नेटिक होंगे, तो इधर वाले लो स्पिन रहेंगे और इधर वाले अगर लिगेंड होंगे तो फिर हाई स्पिन में जाता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। इस वीडियो में किसी दूसरी वीडियो में फिर और प्रॉब्लम्स लेकर के हम फिर से मिलते हैं। तो आपने ध्यान से इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को सुना और थैंक्स फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।